चलो बच्चों, आज शुरू करते हैं चैप्टर 3, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर कम्युनिकेशन। क्या पढ़ रहे थे? कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। कंप्यूटर कम्युनिकेशन के बारे में मैंने बताया था, अगर दो या दो से अधिक कंप्यूटर है वो आपस में बातचीत कर रहे हो, यानी सूचनाओं को क्या कर रहे हो, आदान प्रदान, तो उसको अपन कहेंगे कंप्यूटर कम्युनिकेशन। और दो या दो से अधिक डिवाइस अगर अपन आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो हमें उन्हें किसी न किसी माध्यम से आपस में जोड़ना होगा, जिसे हम कहते हैं नेटवर्क। तो नेटवर्क के कुछ टॉपिक तो हमने पहले पढ़ लिए थे। अब आज हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन मीडिया। देखो नाम है ट्रांसमिशन मीडिया। तो ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? ट्रांसमिशन मीडिया सेंडर और रिसीवर के बीच डाटा संचरण एंड ट्रांसमिशन के लिए किसी भौतिक माध्यम का का होना आवश्यक है। देखो, यदि अपन एक डाटा भेजने वाले को हम क्या कहते हैं? सेंडर। और जो डाटा प्राप्त करता है उसे हम कहते हैं रिसीवर। अगर हम अपन इन दोनों के मध्य डाटा कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, यानी सूचना का आदान प्रदान करना चाहते हैं, तो ये दोनों किसी न किसी माध्यम से आपस में जुड़े हुए होना क्या है? आवश्यक है। और इस माध्यम को ही प्रेषण माध्यम यानी ट्रांसमिशन मीडिया अथवा संचार चैनल यानी कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं। यानी सेंडर और रिसीवर आपस में सूचना का आदान प्रदान करने के लिए जिस भी माध्यम का उपयोग करते हैं, किसी भी माध्यम का उपयोग करते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन मीडिया, या फिर अपन कह सकते हैं कम्युनिकेशन चैनल। जो ट्रांसमिशन मीडिया है वो सामान्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। जो अपने ट्रांसमिशन मीडिया है वो अपन कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों के अंदर। एक तो होता है तार वाले माध्यम, जिसे हम कहते हैं गाइडेड मीडिया, और दूसरा है बेतार माध्यम, जिसे हम कहते हैं अनगाइडेड मीडिया। तो एक नंबर पड़ता है तार वाले प्रेषण एंड ट्रांसमिशन माध्यम, वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया। इनमें एक कंप्यूटर से अन्य कंप्यूटर तक संकेतों के प्रसारण के लिए तार अथवा केबल का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या होता है? एक कंप्यूटर से अन्य कंप्यूटरों तक संकेतों के प्रसारण के लिए तार अथवा केबल का प्रयोग किया जाता है, और इसे हम कहते हैं गाइडेड मीडिया भी कहा जाता है। प्रयुक्त किए जाने वाले तार के आधार पर माध्यम निम्न प्रकार के होते हैं। जो हम केबल या तार प्रयोग कर रहे हैं उसके आधार पर जो गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया है वो 3 प्रकार के हैं। पहला था ट्विस्ट पेयर केबल, दूसरा है कोएक्सियल केबल, तीसरा है ऑप्टिकल फाइबर केबल। पहला देखो, ट्विस्ट पेयर केबल। तो इस केबल नेटवर्किंग के लिए प्रयुक्त होने वाला ये सबसे पुराना और सस्ता साधन है। यानी ट्विस्ट पेयर केबल है जो नेटवर्किंग के लिए उपयोग होने वाला सबसे पुराना और सबसे सस्ता साधन है। एक ट्विस्ट पेयर केबल में 2 पृथक्करण इंसुलेटेड तांबे यानी कॉपर के तार होते हैं। तो ट्विस्ट पेयर केबल के अंदर क्या हुआ है? कवर चढ़े हुए, प्लास्टिक के कवर चढ़े हुए तांबे के 2 तार होते हैं, जो एक दूसरे से कुंडली नुमा या सर्पिलाकार अवस्था में लिपटे होते हैं। तो दोनों तार आपस में ट्विस्ट किया, कुंडली नुमा या सर्पिला, ये देखो सर्पिला अवस्था में एक दूसरे से लिपटे हुए होते हैं। तारों को ऐंठने का उद्देश्य विद्युत विरोधी यानी इलेक्ट्रिकल इंटरफेस को कम करना है। अब तारों को ऐसा क्यों लपेटते हैं? ताकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस होता है, इलेक्ट्रिकल जो इंटरफेस होता है, उसको हम कम करें। इस तरह के इंटरफेस को हम क्या कहते हैं? क्रॉस टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस टॉक कहते हैं। और जो ट्विस्ट पेयर केबल है वो 2 प्रकार की होती है। ट्विस्ट पेयर केबल कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? इसमें क्या होता है देखो,
ये तांबा है और इसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ है। इसके ऊपर क्या चढ़ा हुआ है? कवर चढ़ा हुआ है, ये देखो, ठीक। और ये आपस में कैसे लिपटी हुई, किस प्रकार? सर्पिलाकार। ऐसा क्यों लपेटा जाता है? जो इलेक्ट्रिकल इंटरफेस है उसको कम करने के लिए। और इस तरह के जो इंटरफेस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्रॉस टॉक। क्या कहते हैं? क्रॉस टॉक। जो देखो ट्विस्ट पेयर केबल है वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक को हम कहते हैं यूटीपी। कौन सी कहते हैं? यूटीपी, अनसील्ड ट्विस्ट पेयर केबल। कौन सी? अनसील्ड ट्विस्ट पेयर केबल। ये सबसे अधिक प्रचलित ट्विस्ट पेयर केबल है। इस प्रकार के केबल में ट्विस्ट पेयर का समूह एक साधारण प्लास्टिक के आवरण में होता है। देखो ये कॉपर के दोनों वायर हैं और उसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ है और इसके ऊपर क्या चढ़ा हुआ है? एक जैकेट। अगला देखो, अगला है सील्ड ट्विस्ट पेयर केबल, यानी सील्डेड ट्विस्ट पेयर केबल। इस प्रकार की केबल उच्च गुणवत्ता वाले गूंथे तांबे के तारों की जैकेट का उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है? ये देखो, तांबे के तारों की एक जैकेट का उपयोग किया जाता है। यूटीपी में आवरण कहीं अधिक सुरक्षित होता है। जो यूटीपी के जो आवरण है उसे ये कहीं अधिक सुरक्षित होता है। इसमें डाटा का बाहरी अवरोधों से बचाव होता है। इससे होता है क्या? जो डाटा के जो बाहरी अवरोध है उससे बचा जा सकता है और जो क्रॉस टॉक की संभावना नगण्य हो जाती है। तो इसमें जो क्रॉस इलेक्ट्रिकल जो इंटरफेस है उसकी संभावना नगण्य नहीं के बराबर हो जाती है। एसटीपी की कीमत यूटीपी की तुलना में अधिक होती है, किंतु डाटा संचारण की गति एवं गुणवत्ता के मामले में एसटीपी अधिक बेहतर होती है। जो इसकी कीमत है वो यूटीपी की तुलना में तो अधिक होती है, लेकिन इसकी डाटा ट्रांसमिशन की गति और गुणवत्ता जो यूटीपी की तुलना में कहीं बेहतर है। फिर है ट्विस्ट पेयर केबल के उपयोग। कम दूरी के संचार यानी 1 किलोमीटर तक में ट्विस्ट पेयर केबल का उपयोग अधिक होता है। यानी अगर कम दूरी के अंदर डाटा ट्रांसमिशन करने हैं तो हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? ट्विस्ट पेयर केबल का उपयोग कर सकते हैं। लैन में कंप्यूटर को जोड़ने के लिए इसी केबल का उपयोग किया जाता है। जब हम लोकल एरिया लैन बनाते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, तो वहाँ पर नेटवर्किंग के लिए जो केबल इस्तेमाल होती है वो अधिकतर कौन सी होती है? ट्विस्ट पेयर केबल। ट्विस्ट पेयर केबल का उपयोग एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के संचार में किया जा सकता है। जो ट्विस्ट पेयर केबल है उसको आप डिजिटल संकेत भेजने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं और एनालॉग संकेत भेजने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। ये तुलनात्मक रूप से सस्ता है और इसका उपयोग काफ़ी आसान है। यानी ट्विस्ट पेयर केबल है वो सस्ती भी है और इसका उपयोग भी आसान है। 2 नंबर है कोएक्सियल केबल। इसका मुख्य भाग तांबे का एक तार होता है। यानी इसमें क्या होता है? बीच के अंदर एक तांबे का क्या होता है? तार होता है, जिसे हम कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। यानी इसमें जो मुख्य का जो मेन पार्ट, बीच वाला पार्ट है, वहाँ पर एक तांबे का तार होता है जिसे हम क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। और इसके चारों तरफ एक विद्युत रोधी प्लास्टिक का आवरण होता है। तो इसकी जो चारों तरफ है क्या होता है? एक विद्युत रोधी प्लास्टिक का क्या होता है? आवरण होता है। और इस आवरण के चारों ओर तांबे की एक जाली यानी मेष होती हैं। तो इस सबसे पहले तांबे का क्या होता है? एक तार होता है और उसके ऊपर किसका क्या चढ़ा होता है? प्लास्टिक का आवरण। और इसके ऊपर क्या चढ़ी होती है? जाली। क्या चढ़ी होती है? जाली। ये जाली भी चारों ओर से एक विद्युत रोधी पदार्थ के सुरक्षात्मक कवच यानी शील्ड से ढकी होती है। और ये जाली भी क्या होती है? एक विद्युत रोधी पदार्थ से यानी शील्ड कवच से ढकी रहती है। संकेतों का संचरण सबसे भीतरी तांबे के तार एंड कोर के द्वारा ही होता है। तो इसमें डाटा का जो ट्रांसमिशन है तो बीच वाली तार होता है जिसे हम कोर कहते हैं, उसी के द्वारा किया जाता है। तीव्र गति
ब्रॉडबैंड नेटवर्क, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क में इसका उपयोग होता है और इसकी बैंडविड्थ भी ट्विस्ट पेयर केबल की तुलना में अधिक होती हैं, पर ये ट्विस्ट पेयर केबल की तुलना में महंगे होते हैं। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले ये क्या है, तांबे का एक तार, क्या चल रहा है, तांबे का एक तार, और इस तांबे के तार के ऊपर क्या चढ़ा हुआ है, एक विद्युत रोधी पदार्थ का लेप, क्या चढ़ा, विद्युत रोधी पदार्थ का लेप, और इस लेप के ऊपर, इस विद्युत रोधी लेप के ऊपर क्या है, एक जालीदार वायर का चढ़ा हुआ है कवर, और उसके ऊपर प्लास्टिक का ये क्या है, जैकेट है, जो सुरक्षा के लिए यूज होता है। ठीक, आउटसाइड इंस्यूलेट है, कॉपर मेश सील्ड, जो ये आपकी जाली बनी हुई है, और ये विद्युत रोधी पदार्थ का लेप चढ़ा हुआ है, और इसे हम क्या कहते हैं, कोर। कोएक्सियल केबल दो प्रकार के होते हैं। जो कोएक्सियल केबल है वो कितने प्रकार की होती है, दो। एक तो होती है थिन नेट, कौन सी, थिन नेट, और एक होती है थिंक नेट। कोएक्सियल केबल कितने प्रकार, दो प्रकार, एक तो होती है थिन नेट और एक होती है थिंक नेट। जो थिन नेट है ये लचीली व सस्ती होती है। ये कैसी केबल होती है, लचीली होती है और सस्ती होती है, और इसकी लागत, इसे लगाना आसान होता है, और ये अधिकतर कहाँ पर इस्तेमाल होती है, नेटवर्किंग के काम आती है। कहाँ पर यूज आती है, नेटवर्किंग के। और दूसरी है थिंक नेट, ये मोटी होती है, कैसी होती है, मोटी होती है, और इसे आसानी से अपन मोड़ नहीं सकते, इसको अपन आसानी से मोड़ नहीं सकते हैं, अतः इन्हें काम में लेना कुछ कठिन होता है। तो इस प्रकार की केबल को काम में लेना क्या होता है, मुश्किल होता है, और इसका उपयोग केबल टीवी नेटवर्क में अधिक होता है। कहाँ पर इस्तेमाल होता है, केबल टीवी नेटवर्क के अंदर। तो याद रह जाए, अपनी कितनी केबल पढ़ ली, दो। पहला है ट्विस्ट पेयर केबल, कौन सी थी, ये रे, देखो ये रे ट्विस्ट पेयर केबल। इसके अंदर क्या होता है, कॉपर के दो वायर होते हैं, जिसके ऊपर विद्युत रोधी पदार्थ का क्या चढ़ा होता है, लेप चढ़ा होता है, और दोनों आपस में केबल क्या गूंथी हुई रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार की केबल ट्विस्ट पेयर केबल है। ये कितने प्रकार की, दो प्रकार की, एक तो यूटीपी और एक एसटीपी होती है। यूटीपी को कहते हैं अनसील्ड ट्विस्ट पेयर केबल, जिसके अंदर दोनों जो कॉपर वायर होते हैं, इसके ऊपर क्या चढ़ा, प्लास्टिक का एक जैकेट चढ़ा होता है, जबकि एसटीपी के अंदर एक अलग से एक जालीदार तांबे की जाली इस वायर के ऊपर चढ़ी होती है, ये जो सील्ड है। दूसरा कोएक्सियल केबल इस्तेमाल देख ही लिया। अब है ऑप्टिकल फाइबर केबल, कौन सी है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। इस केबल में विद्युत संकेतों को के स्थान पर प्रकाश तरंगों का संचरण होता है, यानी इसमें जो ट्रांसमिशन होता है, डेटा का ट्रांसमिशन होता है, वो विद्युत संकेतों के स्थान पर प्रकाश के रूप में होता है, प्रकाश की तरंगों के रूप में होता है। एक अकेला फाइबर ऑप्टिकल केबल आदमी के एक बाल से भी पतला होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है, वो एक इंसान के जो एक बाल होता है उससे भी क्या होती है, पतली होती हैं, और इसका व्यास 2 से 125 माइक्रो सेंटीमीटर होता है। इनका व्यास कितना होता है, 2 से लेकर 125 माइक्रो सेंटीमीटर होता है। इसका भीतरी भाग जो कोर कहलाता है, इसका जो भीतर वाला भाग ये, इसको हम क्या कहते हैं, कोर। क्या कहते हैं, कोर। इसके भीतरी भाग को क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। और कांच अथवा प्लास्टिक से निर्मित होता है। ये किससे बना होता है, कोर है वो किससे बना होता है, प्लास्टिक या कांच अथवा दोनों का मिक्स रूप में होता है। इसके चारों ओर कांच की ही एक पतली परत चढ़ी होती है, जिसे क्लेडिंग कहते हैं। तो इसके चारों ऊपर क्या चढ़ी होती है, कांच की एक पतली परत चढ़ी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लेडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लेडिंग। क्लेडिंग का अपवर्तनांक यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कोर की तुलना में कम होता है। तो इसका जो रिफ्लेक्ट करने का जो इंडेक्स है वो कोर की तुलना में क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या चढ़ा है, एक ग्लास का कोर होता है, उसके ऊपर क्या चढ़ी, क्लेडिंग चढ़ी होती है, और क्लेडिंग के ऊपर क्या चढ़ा होता है, प्राइमरी बफर, और उसके ऊपर सेकेंडरी बफर। ठीक, तो होता क्या, देखो जब यहाँ से सिग्नल भेजे जा रहे हैं, जैसे यहाँ जा रहे हैं, तो जब इस सिग्नल जाएंगे तो
तो जैसे ही केबल मोड़ी जाएगी तो सिग्नल ऊपर कोर से टकराएंगे। कहाँ से रे? कोर, जिसके ऊपर क्या क्या चढ़ी है? क्लेडिंग। तो क्लेडिंग से टकराते ही सिग्नल वापस दूसरी तरफ क्या हो जाए? रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, जिससे ये जो सिग्नल है, प्रकाश के सिग्नल, कभी भी कोर से बाहर नहीं जाएंगे। उपयोग तीव्र गति और लंबी दूरी तक अधिक डाटा संचरण के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल सर्वाधिक उपयुक्त केबल है। अगर आपको तीव्र गति से डाटा ट्रांसमिशन करने और लंबी दूरी तक करने हैं तो आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो? ऑप्टिकल फाइबर केबल का। इसके द्वारा डाटा संचरण की दर 100 मेगाबाइट प्रति सेकंड से लेकर 2 गीगाबाइट प्रति सेकंड तक हो सकती है। तो जो इसकी स्पीड है डाटा ट्रांसफर की, वो 100 Mbps से लेकर 2 गीगाबाइट पर सेकंड तक हो सकती है। ऑप्टिकल फाइबर केबल है वो कॉपर की तुलना में अधिक हल्के होते हैं, और ये जो केबल है, जो कॉपर वायर से बनी हुई केबलें होती हैं, उनकी तुलना में क्या होती हैं? हल्की होती हैं, और वह कम स्थान लेते हैं, और ये स्थान भी कम घेरती हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल में प्रयुक्त होने वाली तकनीक तुलनात्मक रूप से जटिल एवं महंगी होती हैं, लेकिन इसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो तकनीक इस्तेमाल होती हैं वो तुलनात्मक रूप से क्या होती हैं? महंगी होती हैं। अतः तार वाले डाटा संचरण माध्यमों में सबसे महंगा माध्यम है। यानी अगर आप वायर के द्वारा डाटा ट्रांसमिशन करना चाहते हो तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल का इस्तेमाल करते हो, ये सबसे महंगी केबल है। तो हमने देखो तार के माध्यम से कौन कौन सी केबल पढ़ दी? तो पहली पढ़ ली थी ट्विस्ट पेयर केबल, जिसके अंदर क्या होते हैं? तांबे के 2 वायर होते हैं, तार होते हैं, और उसके ऊपर क्या चढ़ा होता है? विद्युत रोधी पदार्थ का लेप चढ़ा होता है, और वो दोनों केबलें आपस में गूंथी हुई होती हैं, या कुंडली नुमा या सर्पिलाकार अवस्था में होती हैं। ऐसा अपन क्यों करते हैं? क्योंकि देखो जो इलेक्ट्रिकल इंटरफेस है उसको हम कम कर सकते। इलेक्ट्रिकल इंटरफेस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? दोनों केबल को आपस में सर्पिलाकार या कुंडली नुमा अवस्था के अंदर या आपस में क्या करते हैं? ट्विस्ट करते हैं। आपस में क्या करते हैं? ट्विस्ट करते हैं। ठीक है। और ये केबल 2 प्रकार की आती हैं, एक तो यूटीपी और एक एसटीपी। ठीक है। तो यूटीपी के अंदर सिंपल सी बात है, अनसील्ड ट्विस्ट पेयर केबल है, तो इसके अंदर जो ऊपर जैकेट है वो सीधी प्लास्टिक की नॉर्मल जैकेट होती है, जबकि जो आपने सील ट्विस्ट पेयर केबल होती है तो इसके अंदर एक तांबे की बाहर एक क्या कुंडली नुमा अवस्था के अंदर एक केबल तांबे का वायर लपेटा था। देखो ये ना, ये केबल कहीं सुरक्षित होते हैं, इसमें डाटा बाहर ही। ये देखो उच्च गुणवत्ता वाले तांबे के तारों की जैकेट का उपयोग किया जाता है, यानी इसके अंदर जैकेट के रूप में क्या होता है? गूंथे हुए तांबे के तार का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये बहुत अधिक सुरक्षित हो जाती हैं। और दूसरे हैं कि तांबे के तार ऊपर होने की वजह से जो इलेक्ट्रिकल इंटरफेस है वो नहीं के बराबर होता है, जिससे क्रॉस टॉक की संभावना नगण्य हो जाती है। दूसरा हमने पढ़ा था कोएक्सियल केबल। तो इसके अंदर देखो सबसे पहले क्या होता है? एक तांबे का वायर होता है जिसके ऊपर क्या विद्युत रोधी लेप चढ़ा होता है, और इसके ऊपर भी एक जालीनुमा तांबे का वायर होता है, और उसके ऊपर प्लास्टिक यानी प्लास्टिक का एक कवर चढ़ा होता है। ठीक है। और ये केबल कितने 2 प्रकार की होती है, एक तो थिन नेट और एक थिंक नेट। अगर नेटवर्किंग के अंदर इस्तेमाल करनी है तो अपन थिन नेट का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि ये लचीली होती है और सस्ती भी होती हैं और लगाने में आसान होती हैं। और जो थिंक नेट है वो थोड़ी सी साइज में बड़ी होती हैं, तो इसको मोड़ना थोड़ा सा क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। तो इसका अधिकतर अपन इस्तेमाल करते हैं केबल टीवी नेटवर्क के अंदर। अब है वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया, यानी बेतार ट्रांसमिशन मीडिया। इसमें एक कंप्यूटर से अन्य कंप्यूटर तक संकेतों के प्रसारण के लिए तार अथवा केबल का उपयोग न कर ऐसी विद्युत चुंबकीय तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है जिसके संचरण के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं।
तो बेतार के अंदर क्या होता है, एक कंप्यूटर से अन्य कंप्यूटर तक संकेतों के ट्रांसमिशन के लिए तार अथवा केबल का प्रयोग नहीं किया जाता। उसके स्थान पर किसका इस्तेमाल किया जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का। किसका इस्तेमाल किया जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का, जिसके कारण संचरण के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। तो ये करीबन 6 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो होता है रेडियो वेव, माइक्रोवेव के द्वारा, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के द्वारा अपन ये काम कर सकते हैं, इंफ्रारेड कम्युनिकेशन के द्वारा कर सकते हैं, वाईफाई के द्वारा कर सकते हैं और ब्लूटूथ के द्वारा। तो अपन शुरुआत से पढ़ते हैं, एक नंबर पढ़ते हैं रेडियो वेव। पहला कौन सा, रेडियो वेव। वायरलेस संचार प्रौद्योगिकी में सूचना वायु के माध्यम से विद्युत चुंबकीय संकेतों के रूप में यात्रा करती है। तो रेडियो वेव के अंदर क्या होता है, वायरलेस संचार प्रौद्योगिकी में सूचना क्या वायु के माध्यम से, किसके माध्यम से, वायु के माध्यम से विद्युत चुंबकीय संकेतों के रूप में यात्रा करती है। यानी इसमें संकेत एक स्थान पर दूसरे स्थान पर किसके द्वारा जाते हैं, वायु के द्वारा। और वायु के अंदर क्या तैरते हैं, विद्युत चुंबकीय संकेत। वायरलेस संचार के लिए 3 किलो हर्ट्ज से लेकर 3 किलो हर्ट्ज से लेकर जब वायरलेस संचार करना चाहते हो तो आपके पास 300 किलो हर्ट्ज से लेकर 900 टेरा हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम उपलब्ध होता है। तो इसको जो वायरलेस से आप कम्युनिकेशन करना, संचार करना चाहते हो तो आप 3 किलो हर्ट्ज से लेकर 900 टेरा हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम उपलब्ध है, जिसमें से 3 किलो हर्ट्ज से लेकर 1 गीगा हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी होती है को हम रेडियो तरंगे कहते हैं। जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, जो कहाँ से 3 किलो हर्ट्ज से लेकर 900 टेरा हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी होती हैं, उसमें से 3 किलो हर्ट्ज से लेकर 1 गीगा हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी है को हम रेडियो तरंगे कहते हैं। रेडियो तरंगे आसानी से उत्पन्न की जा सकती हैं। दूसरी बात क्या है, रेडियो तरंगों को उत्पन्न करना क्या होता है, आसान होता है। तरंग आसानी से उत्पन्न की जा सकती हैं तथा लंबी दूरी तक पहुंच सकती हैं। तो रेडियो तरंगों की विशेषता क्या है कि इसको हम आसानी से एक तो उत्पन्न कर सकते हैं और इसको लंबी दूरी तक आसानी से पहुंचा सकती हैं। ऊंची इमारतों हैं, अन्य बाधाओं को ये आसानी से पार कर सकती हैं। इसका मतलब जो रेडियो तरंगे हैं वो इमारत हैं, कोई दीवार है, उसको ये आसानी से पार कर सकती है। अतः डाटा संचार के लिए इन तरंगों का बहुतायत में उपयोग हो रहा है। तो डाटा कम्युनिकेशन के लिए हम इन तरंगों का क्या कर रहे हैं, बहुत अधिक उपयोग कर रहे हैं। रेडियो तरंगे ट्रांसमीटर से सभी दिशाओं में विचरण कर सकती हैं। तो जो रेडियो तरंगे हैं जहाँ से उत्पन्न हुई है, जो ट्रांसमीटर है, रेडियो तरंगे जहाँ उत्पन्न हो रही है, तो उससे सभी दिशाओं के अंदर विचरण कर सकती हैं। तो रेडियो तरंगे होती है वो केवल एक ही दिशा के नहीं होती है। जहाँ जिस स्थान से रेडियो तरंगे उत्पन्न हो रही हैं तो वहाँ से वो चारों दिशाओं के अंदर ट्रांसमिट या विचरण या फैल जाती है, जिसे प्रेषण और प्राप्त करना, जिससे जो सेंडर है और रिसीवर का एक ही पंक्ति में रहना आवश्यक नहीं होता। तो क्योंकि ये जो तरंगे हैं वो सभी दिशाओं में फैल जाती हैं, तो इसका बेनिफिट ये होता है कि इसमें जो डाटा भेज रहा है और जो डाटा प्राप्त कर रहा है उनको एक ही दिशा के अंदर होने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका हम अधिकतर रूप में AM रेडियो के अंदर करते हैं, FM रेडियो के अंदर, टेलीविज़न के अंदर, कार्डलेस जो फ़ोन आते हैं उसके अंदर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, रेडियो वेव का। किसका इस्तेमाल करते हैं, रेडियो वेव के अंदर, जिसे वॉकी टॉकी है। तो ये देखो, ये साउंड है, ठीक, ये टावर के द्वारा यहाँ पर फैल रहा है। जैसे जो AM है या FM है, फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होती हैं जो अपने घरों के ऊपर लगे हुए एंटीना है, इसके द्वारा फ्रीक्वेंसी कैच करके कहाँ पर चली जाती है, साउंड यानी स्पीकर के द्वारा अपन उसको सुन सकते हैं आसानी से। अगला है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, माइक्रोवेव कहते हैं। अगर अपनी जो फ्रीक्वेंसी रेडियो जो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी है वो 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी है, तो
तो उसको हम बोलेंगे माइक्रोवेव। कौन सी वेव के? माइक्रोवेव। सूक्ष्म तरंगें यानी माइक्रोवेव केवल एक सीधी रेखा में चल सकती हैं, लेकिन इनकी क्या खासियत है कि ये सभी दिशाओं में चलने की वजह केवल एक सिंगल रेखा के रूप में यानी एक ही दिशा के अंदर विचरण कर सकती है, वो भी एक सीधी रेखा के अंदर। इसके मार्ग पर कोई बड़ी इमारत, पहाड़, अन्य बाधा आ जाने पर ये उन्हें पार नहीं कर सकती। अगर हम रेडियो वेव, माइक्रोवेव कहीं भेज रहे हैं, क्योंकि पहली बात ये तो एक सीधी लाइन के अंदर चलती हैं, और यदि बीच में कोई भी पहाड़ आ जाए या बड़ी इमारत आ जाए तो वो उसको पार नहीं कर सकती। अतः ये आवश्यक हो जाता है कि प्रेक्षक यानी ट्रांसमीटर और ग्राही यानी रिसीवर एक सीधी दृष्टि रेखा या लाइन ऑफ साइट में हो। तो इसीलिए आवश्यक हो जाता है जो ट्रांसमीटर है, जो माइक्रोवेव डाटा भेज रहा है, और जो रिसीवर है वो एक सीधी रेखा में होना आवश्यक होता है। इसके लिए प्रेक्षण एंटीना और ग्राही एंटीना, रिसीवर एंटीना को काफ़ी ऊंचाई पर एक सीधी रेखा में लगाया जाता है। तो इसके लिए क्या होता है, जो ट्रांसमीटर है और रिसीवर है, इन दोनों के जो एंटीना है, एक तो वो ऊंचाई पर लगाए जाते हैं और दूसरा ये दोनों एक सीधी रेखा में लगाए जाते हैं। और सामान्यतः 25 से 30 किलोमीटर तक की दूरी में ये रिपीटर लगाए जाते हैं। और यदि आपको सूचना लंबी दूरी पर भेजनी है तो 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर आपको किसकी आवश्यकता होती है? रिपीटर की। लंबी दूरी के टेलीफोन संचार, सेलुलर फोन, टेलीविजन कार्यक्रम प्रसारण आदि के अंदर किसका इस्तेमाल होता है? माइक्रोवेव का। किसका इस्तेमाल होता है? माइक्रोवेव का। ये देखो, ये ट्रांसमीटर है, तो यहाँ से देखो दोनों जो रिसीवर और इनपुट और जो सेंड करना और रिसीवर करना, वो दोनों क्या होनी चाहिए? एक सीधी रेखा के अंदर। ठीक है, ये नहीं पता, लिख लेते हैं। ट्रांसमिशन लाइन, और ये भी ट्रांसमिशन लाइन, और यहां से अपन क्या कर रहे हैं? इनपुट कर रहे हैं, और हमें यहां पर क्या प्राप्त हो रहा है? आउटपुट। ठीक, तो एक तो ये इस एंटीने क्या होते हैं? हाइट में होते हैं। दूसरा इनके जो डाटा भेजने और प्राप्त करना, ये दोनों क्या होते हैं? एक सीधी लाइन के अंदर। अगला देखो, तीसरा प्रकार है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। कौन सा? सैटेलाइट कम्युनिकेशन। संचार उपग्रह सामान्यतः भूमध्य रेखा से 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर एक भूस्तर कक्ष यानी कहां पर? भूस्तर कक्ष में स्थापित होते हैं। क्या कह रहा है? जो संचार उपग्रह वो कब? एक तो भूमध्य रेखा से कितने? 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित होते हैं। भूस्तर कक्ष में उपग्रह की पृथ्वी के चारों ओर घूमने की गति पृथ्वी के घर्षण की गति के बराबर होती है। तो इनमें जो घूमने की दर होती है वो पृथ्वी के घूमने की दर के क्या होती है? बराबर होती है। गति दोनों क्या? बराबर होती है। अतः यह उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष सदैव एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। पहले तो ये ध्यान रखना, जो उपग्रह होते हैं वो भूमध्य रेखा से 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर लगाए जाते हैं। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि ये जो सैटेलाइट है, इनकी जो गति है या जो घूमने की दर है वो पृथ्वी के घूमने की जो दर होती है उसके क्या होती है? बराबर होती हैं। अतः ये उपग्रह सदैव पृथ्वी के एक सापेक्ष बिंदु पर ही क्या होता है? स्थित रहता है। भूमध्य रेखा पर बराबर दूरी पर स्थित 3 संचार उपग्रह संपूर्ण पृथ्वी पर संकेत प्रेषित कर सकते हैं। और यदि हम भूमध्य रेखा पर बराबर दूरी पर कितने उपग्रह लगाते हैं? 3 उपग्रह लगाते हैं, तो पूरी पृथ्वी के ऊपर संचार ट्रांसमिशन कर सकते हैं। इनके संकेत पृथ्वी के किसी भी स्थान से प्राप्त किए जा सकते हैं, और इनके जो संकेत हैं वो आप पृथ्वी पर कहीं पर भी हो वहां से इन संकेतों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इन बात ये रखनी है, क्या याद रखना? एक तो सैटेलाइट ट्रांसमिशन है, वो ये कहाँ, एक तो उपग्रह लगाए कहाँ जाते हैं? भूमध्य रेखा से 36 किलोमीटर ऊंचाई पर,
ठीक है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पर स्थापित किए जाते हैं। और जो ये घूमने की दर होती है, और इनके घूमने की दर और पृथ्वी के घूमने की दर क्या होती है, बराबर होती है। अतः ये उपग्रह सदैव पृथ्वी के एक सापेक्ष बिंदु पर ही पृथ्वी के एक बिंदु पर ही स्थित रहते हैं। और यदि हम भूमध्य रेखा पर 3 बराबर दूरी पर उपग्रह लगाते हैं तो वो पूरी पृथ्वी के अंदर संकेत भेज सकते हैं। और अब पृथ्वी पर कहीं पर भी हो तो उपग्रह से आप इन संकेतों को प्राप्त कर सकते हैं। ये देखो, ये अर्थ है, अगर आप ये 3 सैटेलाइट लगाई तो ये पूरे पृथ्वी को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। अब एक ध्यान रखना, अगर आप पृथ्वी से कहाँ भेज रहे हैं, सैटेलाइट की तरफ संकेत भेज रहे हैं, तो उसको अपन बोलेंगे अपलिंक। और यदि सैटेलाइट से डाटा कहाँ आ रहा है, पृथ्वी पर, तो इसको हम बोलते हैं डाउनलिंक। याद रखिएगा, अगर आप सैटेलाइट से पृथ्वी से डाटा भेज रहे हैं सैटेलाइट के पास, तो उसको बोलेंगे अपलिंक। और यदि अपन सैटेलाइट से पृथ्वी पर सिग्नल भेज रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे डाउन लिंक। अगला है इंफ्रारेड ट्रांसमिशन। कौन सा, इंफ्रारेड ट्रांसमिशन। अगर आप 300 गीगाहर्ट्ज से लेकर 400 टेराहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, इंफ्रारेड वेव कहते हैं। क्या कहते हैं, इंफ्रारेड वेव कहते हैं। इसमें डाटा प्रेषण के लिए इंफ्रारेड किरणों यानी इंफ्रारेड वेव का इस्तेमाल किया जाता है। वेव का इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः कम दूरी के संचार के लिए किया जा सकता है। इसका अधिकतर उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, अगर आपको कम दूरी के अंदर संचार करना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें प्रेषण और प्राप्तकर्ता के मध्य कोई भी अवरोध नहीं होना चाहिए। तो इसकी शर्त क्या है कि इसमें जो भेजने वाला है और प्राप्त करने वाला है उसके बीच में किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं होना चाहिए। जो आपके टेलीफोन है या म्यूजिक सिस्टम है आदि के जो रिमोट होते हैं वो कौन सी ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करते हैं, इंफ्रारेड ट्रांसमिशन का। किसका इस्तेमाल करते हैं, इंफ्रारेड ट्रांसमिशन का। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर 2 अलग अलग रूम में टीवी लगे हैं तो एक ही रिमोट के द्वारा चैनल चेंज करने पर दूसरे टेलीविज़न के अंदर जो चैनल है वो नहीं चेंज हो, यानी दूसरे टीवी को वो डिस्टर्ब नहीं करे। तो इसके लिए हम कौन से ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करते हैं, इंफ्रारेड ट्रांसमिशन का। दूसरा है कि इससे पहले हमने जितने भी ट्रांसमिशन माध्यम पढ़े उनको उत्पन्न करने के लिए हमें सरकार से क्या चाहिए होती है, परमिशन चाहिए। जबकि इंफ्रारेड वेव को उत्पन्न करने के लिए किसी भी प्रकार की परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। अगला देखो, वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का पूरा नाम क्या है, वायरलेस फिडेलिटी। इससे क्या कहते हैं, WLAN, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम किस नाम से बने, WLAN यानी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है। जो IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, IEEE का फुल फॉर्म क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पर आधारित है। वाईफाई संचार के में जो IEEE का जो स्टैंडर्ड है कितने 802.11 नेटवर्किंग मानक का उपयोग करता है। तो IEEE ने जो वाईफाई है उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, जो इसका मानक क्या है 802.11 और जिसकी आवृत्ति 2.4 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज तक होती हैं। और इसकी जो आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होती है, 2.4 गीगाहर्ट्ज से लेकर 5 गीगाहर्ट्ज तक होती हैं। और आजकल वाईफाई युक्त पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, पॉमटॉम, वीडियो गेम, स्मार्टफोन, प्रिंटर, अन्य बहुत सी जो डिवाइस है में इंस्टॉल ही होता है। तो आपने देखा हो जो अपने मोबाइल हैं या अपने कंप्यूटर है, PC है, लैपटॉप हैं, उनके अंदर इनबिल्ड जो वाईफाई की सुविधा होती है। क्या होती है, जो यानी उसी के अंदर इंस्टॉल होता है, हमें अलग से इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है। अगला है ब्लूटूथ। आमतौर पर ब्लूटूथ
का जो अनुप्रयोग, ये हटा देते हैं, आमतौर ब्लूटूथ का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पीडीए, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, प्रिंटर, डिजिटल कैमरा, वीडियो गेम कंसोल आदि को जोड़ने और सूचना को आदान प्रदान करने का एक आसान तरीका प्रदान करता है। जो अपना वाईफाई आया था उससे पहले अपन इन डिवाइस को आपस में जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? ब्लूटूथ का। ये किसका सिंबल है? ब्लूटूथ का।